तो आइए कतिपय चीजों पर चर्चा करें, कतिपय चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और फिर स्वराज्य को समझेंगे कि शिवाजी महाराज का स्वराज्य का कॉन्सेप्ट क्या था, अवधारणा क्या है, अधिकल्पना क्या है स्वराज्य, किसे कहते हैं स्वराज्य, क्या अंतर है स्वराज्य में और सुराज में, क्या फर्क है, क्यों स्वराज्य ही चाहिए, क्यों ऋषि दयानंद सरस्वती जैसे अद्भुत महामानव ने केवल स्वराज्य की कामना की, सुराज की कामना नहीं की। आइए उसकी चर्चा करते हैं। अब पहले राष्ट्र समझते हैं, राष्ट्र किसे कहते हैं। यहां बहुत सारे मेरे छात्र बैठे हैं जिनके बीच में मैंने पहले भी कई बार चर्चा की है कि राष्ट्र किसे कहते हैं, वो जानते हैं, लेकिन आओ एक बार चर्चा को साझा करने के लिए वो चीजें रिपीट करता हूं, आपको याद दिलाता हूं कि हम राष्ट्र किसे मानते हैं, राष्ट्र किसे कहते हैं। अभी कुछ दिन हुए तो इस देश की एक बहुत बड़ी पार्टी, या यूं कहूं सबसे पुरानी पार्टी, उसके युवराज चले गए इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम, और वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में साहब का इंटरव्यू हुआ। पत्रकार थे, उनसे किसी ने पूछ लिया भारत राष्ट्र के बारे में, तो वो बोले कि भारत एक राष्ट्र नहीं, भारत तो छोटी छोटी 37 स्टेट्स का मिला हुआ संघ है, यह असल में राष्ट्र नहीं है, भारत को राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। तब वहां एक साहसी आईपीएस अधिकारी जो भारतीय ही थे, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप क्यों भारत को राष्ट्र नहीं कहना चाहते, आचार्य चाणक्य ने इस भूमि को राष्ट्र कहा है, आज से 2500 साल पहले, 2300 साल पहले उन्होंने इस देश को राष्ट्र कहा, आप क्यों नहीं कहते हो। तो वो मूर्ख, माफ कीजिए जो है सो है, मैं क्यों कहूं, वो जो भी बेचारा है वो कहता है कि क्या चाणक्य ने राष्ट्र को नेशन कहा था, उसे यही पता नहीं कि 2500 साल पहले अंग्रेजी भाषा ही नहीं थी, तब नेशन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई होगी, नेशन शब्द ही नहीं था, अंग्रेजी भाषा दुनिया में नहीं थी, तब नेशन शब्द कहां से पैदा हुआ। वो नेशन और किंगडम के झगड़े में फंसाना चाहता था, लेकिन आईपीएस फंसा नहीं और उसने उसे बहुत अच्छे जवाब दिए। मैं बल्कि गौरव कर रहा था कि यह देश आज भी ऐसी मेधा को जन्म देता है, कम से कम ऐसे आईपीएस को जन्म देता है जो विदेश की धरती पर भी मुंह तोड़ जवाब देना जानते हो। लेकिन आओ मैं बताता हूं कि किसी राष्ट्र को राष्ट्र क्यों कहते हैं और किसे राष्ट्र कहा जा सकता है, और ये स्टेट्स का यूनियन क्यों नहीं है, ये समझिए। किसी राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए उसकी सबसे पहली जरूरत है कि उसके पास अपनी जमीन होनी चाहिए। अगर किसी राष्ट्र के पास जमीन न हो तो वह राष्ट्र नहीं हो सकता, कम से कम एटलीस्ट उसके पास जमीन हो। दूसरा, उस जमीन पर रहने वाले लोग, पॉपुलेशन, जनसांख्यिकी हो। वहां अगर पॉपुलेशन ही नहीं है, जनसांख्यिकी ही नहीं है, लोग ही नहीं है, तब ऐसे में कैसे वो राष्ट्र हो सकता है। यानी राष्ट्र होने के लिए, मेरी ओर ध्यान दो, बाकी सब काम होता रहेगा, ध्यान मेरी ओर रखो। राष्ट्र होने के लिए पहली जरूरत है जमीन, और दूसरी जरूरत है जमीन पर रहने वाले, बोलो भाई, लोग, और तीसरी जरूरत है इन लोगों का इस जमीन पर मालिकाना हक। यह बहुत जरूरी है, जमीन भी हो, लोग भी हो, लेकिन लोगों का जमीन पर मालिकाना हक ना हो तो भी राष्ट्र नहीं होगा। जैसे हमारा देश, आज से 90 साल पहले जब इस देश में जाओ तो इस देश में जमीन भी थी, लोग भी थे, लेकिन उन लोगों का उस जमीन पर मालिकाना हक नहीं था ही नहीं। न जाने कितने कमीशन आए, कोई साइमन कमीशन आया, कोई आइमन कमीशन आया, कितनी बातें आई जिन्होंने हमारा इस जमीन से मालिकाना हक छीन लिया। और जब मालिकाना हक छीन गया तो ऐसी सूरत में भी वो राष्ट्र नहीं था। इसीलिए उस समय भारत को कहा जाता था अंग्रेजों का उपनिवेश, अंग्रेजी में इसे कहते हैं कॉलोनी। ये अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की क्या था, कॉलोनी था। यानी 3 घटक हो गए, ध्यान से सुनो। पहला जमीन, दूसरा जमीन पर रहने वाले। अच्छा, यह शिवाजी सैनिक, विशेष रूप से ध्यान से सुनो मेरी बात, क्योंकि तुम्हें समाज में जाकर राष्ट्र की अवधारणा बतानी पड़ेगी। बताने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। पहला जमीन, दूसरा जमीन पर रहने वाले लोग, और तीसरा है इन लोगों का इस जमीन पर मालिकाना, जिसकी बलविंदर जी ने बात की कि एक 10 करोड़ की जमीन है, कोने पर आकर
एक बिना मूछ की दाढ़ी वाला हरा चोंगा पहन के वहां 4 ईंटों पर हरा रंग पोत देता है और जमीन की कीमत 10 करोड़ से 4 करोड़ रह जाती है। मैं तो इससे आगे की कहता हूं, जमीन की कीमत 10 करोड़ से 4 करोड़ नहीं रह जाती, जमीन आपके हाथ से निकल जाती है। जमीन आपके हाथ से निकल जाती है, जमीन नहीं रहती है। और ऐसी स्थिति में राष्ट्र नहीं रहता। राष्ट्र होने के 3 घटक पहले ध्यान से सुनो, जमीन, जमीन पर रहने वाले लोग, और तीसरा जमीन पर लोगों का मालिकाना हक, और तीसरी चीज, ये 3 चीज जो मैंने बता दी, ये मिलकर बनाती हैं किसी राष्ट्र का शरीर। लेकिन ये शरीर निष्प्राण है। एक बार संसद में मैं, जिनकी वक्तृता का बहुत बड़ा भक्त हूं और जिनकी वक्तृता को सुनते हुए मैं बड़ा हुआ हूं, उनकी वक्तृता की छाप मुझ पर है, अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने एक बार संसद में बोलते हुए कहा था कि यह राष्ट्र केवल राष्ट्र नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। लेकिन यह राष्ट्र जीता जागता राष्ट्र पुरुष कब बनता है? कब बनता है? शरीर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यह शरीर तो निष्प्राण है, इसमें प्राण नहीं है। किसी राष्ट्र में प्राण होते हैं उस राष्ट्र की चेतना। जब तक उस राष्ट्र में उस राष्ट्र की संस्कृति ना हो तो उसमें चेतना नहीं होती, और चेतना ना हो तो वह मृत राष्ट्र है। संस्कृति न होने पर अगर पहली तीनों चीजें रहे भी तो भी राष्ट्र नहीं रहता। इसी आधार पर नए राष्ट्र जन्म लेते हैं, पुराने राष्ट्र मर जाते हैं, राष्ट्र फैलकर बड़े हो जाते हैं, राष्ट्र सिकुड़कर छोटे से रह जाते हैं, राष्ट्र कटकर टुकड़े बन जाते हैं, और राष्ट्र टूटकर संघ बनाने के लिए स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो, जहां जहां से संस्कृति निकल जाती है वहां वहां राष्ट्र मर जाता है। दुनिया में ऐसे उदाहरण बिखरे पड़े हैं। जहां संस्कृति निकली वो राष्ट्र मर जाता है, और नई संस्कृति वहां आती है, वो नया राष्ट्र जन्म लेता है। अच्छा देखो, उदाहरण देता हूं, मेरा साथ देना, उत्तर देना मुझे। बताओ, पाकिस्तान किसकी जमीन है? देखो, इधर से तो बिल्कुल आवाज नहीं है, डरे बैठे हैं। पाकिस्तान किसकी जमीन है? लोग किसके हैं? वो डर गए। अरे ये 27 करोड़ जिनके नाम के पीछे मलिक है, सहवाग है, कौशिक है, ये कौन है? हमारे हैं कि नहीं है? जमीन किसकी? लोग किसके? और उन लोगों का उस जमीन पर मालिकाना हक भी है। लेकिन उस जमीन में से क्या निकल गई? उस देश की, भारत की क्या निकल गई? संस्कृति निकल गई। और वहां एक अरब की संस्कृति ने आकर प्रवेश किया, और उतने हिस्से में भारत मर गया, और एक नए राष्ट्र ने जन्म लिया जिसका नाम है पाकिस्तान। मरा कि नहीं मरा? मरा कि नहीं मरा? बांग्लादेश किसकी जमीन है? जो 22 करोड़ बिना मूछ के दाढ़ी वाले आज रहते हैं, तो गेटअप बनाया है, लोग किसके हैं? हमारे लोग हैं। उन लोगों का उस जमीन पर मालिकाना हक भी है। लेकिन उस उतने टुकड़े में से भारत की संस्कृति निकल गई, इसलिए उतने टुकड़े में भारत मर गया, और एक नए देश ने जन्म लिया जिसका नाम है बांग्लादेश। बोलो हां के ना? हां के ना? कितने टुकड़े हुए? कितनी जगह? 2 नहीं हुए, मैं गिनाता हूं कितने टुकड़े हुए। उत्तर देना मुझे, चुप मत रहना। अफगानिस्तान किसका टुकड़ा है? नाम क्या था? गांधार। नाम क्या था? गांधार। अफगानिस्तान किसका? हमारा। बलूचिस्तान किसका? हमारा। पाकिस्तान किसका? हमारा। सिंध किसका? हमारा। बांग्लादेश किसका? हमारा। म्यांमार किसका? हमारा। नेपाल किसका? हमारा। श्रीलंका किसका? हमारा। ये सारे हमारे हैं। ईरान, इराक तक ले जाओ, वहां तक सारे के सारे हमारे हैं। लेकिन जितने हिस्से में से संस्कृति निकलती चली गई, उतने हिस्से में भारत मरता चला गया, टुकड़े टुकड़े होता चला गया, भारत निकलता चला गया, और सीमित होकर आज अटक से लेकर कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक रह गए हैं। थोड़ी सी जगह रह गई। हम एक गीत गाते हैं, एक शेर गुनगुनाते हैं, आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध शायर का शेर है, आपने सुना है? यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए सभी जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। शेर सच्चा है कि झूठा है? सच्चा है कि झूठा है? लोग कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं आप लोगों से पूछता हूं, उत्तर देना मुझे, चुप मत रहना। नाम जानते हो इसका क्या है जिसने ये शेर लिखा, ये कविता जिसने लिखी? अल्लामा
इकबाल। कौन था अल्लामा इकबाल? जिसने पाकिस्तान बनाया, उसका नाम था अल्लामा इकबाल। जिन्ना तो मोहरा था, मोहरा। उसके पीछे जो दिमाग काम करता था, वो दिमाग कौन सा था? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने जमीन लिखी थी पाकिस्तान की, उसने बनाया पाकिस्तान, उसने बनाया बांग्लादेश, अल्लामा इकबाल ने। इसने गीत लिखा था जिसे हम 26 जनवरी 15 अगस्त पर गाते हैं। गाओ। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। अल्लामा इकबाल अपनी पीढ़ी में तीसरा आदमी था मुसलमान बने हुए। इसका दादा ब्राह्मण था। अल्लामा इकबाल का दादा ब्राह्मण था, कश्मीरी पंडित था। और अल्लामा इकबाल जो पोता था, वो पाकिस्तान का कंसेप्ट लिखता है। ये बहुत जरूरी बात है, थोड़ी देर में बताऊंगा, बस अभी याद रखना कि पोता कंसेप्ट लिखता है कश्मीर का। लेकिन यही अल्लामा इकबाल जो कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान में जाकर ये लिखता है सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है पाकिस्तान हमारा, तीनों अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। अल्लामा इकबाल लिखता है, इसी गीत को बदल कर लिखता है, कहता है तेगों के साये में, तेग समझते हो? तलवार। तेगों के साये में हम पलकर बड़े हुए हैं। हम जो बड़े हुए हैं, कैसे बड़े हुए हैं? कहता है तेगों के साये में हम पलकर बड़े हुए हैं, कौमी जहान में है खंजर निशान हमारा। दुनिया भर में जो हमारा निशान है वो खंजर है, हमने हमेशा पीठ में यही घोंपा है। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं यूनान मिस्र रोमा मिट गए सभी जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं उत्तर चाहता हूं, उत्तर देना, चुप मत रहना। मुझे बताओ पाकिस्तान में हस्ती मिटी कि नहीं मिटी? बोलो जी। बांग्लादेश में हस्ती मिटी कि नहीं मिटी? अफगानिस्तान में हस्ती मिटी कि नहीं मिटी? अरे सब जगह से हस्ती मिटती चली गई है। कितने से में रह गए हो? ये जम्मू कश्मीर भला हो सरकार का कि 370-35 से हटी, लेकिन क्या 370-35 से हटने के बाद शांति हो गई? क्या जम्मू कश्मीर में अलगाव खत्म हो गया? क्या कश्मीरी हिंदुओं का, लोग कश्मीरी पंडित कहते हैं, मैं इसका बहुत विरोधी हूं, मैं इसका बहुत विरोधी हूं। वहां से केवल कश्मीरी पंडितों का पलायन नहीं हुआ, वहां से कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ। यह हमें बांटने की साजिश है, हमें जातियों में बांटने की साजिश है। क्या कश्मीरी हिंदुओं का पलायन रुक गया? रुका पलायन? आज भी जारी है, आज भी। अभी कुछ दिन पहले अखबारों में खबर थी कि 100 से 200 कश्मीरी हिंदुओं ने फिर से पलायन किया, कश्मीर छोड़ दिया। यह स्थिति है। कहां तक भागोगे? ईरान से भागे, इराक से भागे, अफगानिस्तान से भागे, सब जगह से भागे। मैंने 4 घटक बताए आपको राष्ट्र के, जहां ये 4 घटक हो वो राष्ट्र होता है। पहले तो राहुल गांधी जी को चुनौती देता हूं, वो कहते हैं ये राष्ट्र नहीं है। मुझे बताओ जमीन हमारे पास है कि नहीं है? हाँ ना बोलो। हमारे पास लोग हैं कि नहीं है? 110 करोड़ हैं, 110 करोड़। दुनिया में किसी के पास नहीं है, जाकर देखो। और इन 110 करोड़ का इस जमीन पर मालिकाना हक है या नहीं? बोलो। हमारी एक निश्चित संस्कृति है या नहीं है? तो बोलो ये राष्ट्र है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं? जितना गया सो गया, जितना बचा है इसकी रक्षा करें कि ना करें? बोलो करें कि ना करें? सारी जिम्मेदारी सरकार की। हमने वोट सरकार को डाल दिया, और वोट डाल देने के बाद क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बचती? बचती है कि नहीं बचती? तो आओ मिलकर उस जिम्मेदारी को निभाएं। मैं पिछले लगभग 12 साल से काम कर रहा हूं। 12 साल पहले मैंने अपना घर छोड़ा था। 12 साल हो गए मुझे घर गए हुए। घर के दर्शन तो बहुत किए मैंने, घर के सामने से जाते हुए, घर के भीतर पिता को देखते हुए, घर में न जाने कितने क्रियाकलाप करते हुए। लेकिन आज 12 साल हो गए मुझे घर छोड़े हुए, और बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि मैं लौटकर घर वापस जाऊंगा। इस जीवन में शायद लौटकर घर वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं जो जीवन चाहे किसी आवेश में दिया था, चाहे जैसे दिया था, मैंने इस राष्ट्र को जीवन दिया था, और वो दिया था उसे वापस नहीं लूंगा। लोग 1000 लांछन लगाएं, लोग 1000 झूठ बोलें, लोग 1000 षड्यंत्र करें मेरे खिलाफ, लेकिन मैं थमने वाला नहीं हूं। मैं अपना काम करूंगा। हो सकता है मुझे रुककर 2 कदम ठहर जाना पड़े, लंबी कूद लेने के लिए मुझे 4 कदम पीछे हटने पड़े, लेकिन मैं अपनी कूद लूंगा जरूर, रुकने वाला नहीं हूं। लेकिन यह संकल्प मेरा नहीं, यह संकल्प हम में से हर एक युवा का होना चाहिए
नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। याद रखना, न जाने कितने झंझावात, कितनी विपत्तियां, कितने षड्यंत्र, कितने झूठ आएंगे, कितनों का मुकाबला करना पड़ेगा, करेंगे। इनसे भी डर कर बैठ गए तो धिक्कार है कि मैं शिवाजी महाराज का पुत्र हूं, धिक्कार है कि मैं महाराणा प्रताप का पुत्र हूं। मैं पुत्र हूं प्रताप का और शिवा का, तो मुझे साबित भी करना पड़ेगा कि मैं शिवा और प्रताप का पुत्र हूं। साबित करना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा कि इन धमनियों में जो डीएनए है वो डीएनए भाई साहब आया जो बदल कर अल्लामा इकबाल बन जाता है। ये वो डीएनए नहीं है, ये वो डीएनए है जो जैसा है वैसा ही रहता है। ये घास की रोटियां खाता है, भूखा मरता है, लांछन सहता है, गद्दार कहलाया जाता है, देशद्रोही तक लोग इसे कह देते हैं, लेकिन ये नहीं रुकता। आपने नाम सुना पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का? नाम सुना? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ए शहीदे मुल्क व मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब दिले बिस्मिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किताबें मौजूद हैं, किताबें जहां राम प्रसाद बिस्मिल को देशद्रोही गद्दार लिखा गया है, किताबें मौजूद हैं। आईसीएसई बोर्ड की एसएसटी की किताब पृष्ठ संख्या 61 और 62, वहां लिखा रखा है कि राम प्रसाद बिस्मिल भगत सिंह चंद्रशेखर वर टेररिस्ट, आतंकवादी थे, देशद्रोही थे, गद्दार थे। आज लिखा हुआ है, आज भाई साहब, आज की किताब में लिखा रखा है ये। इसलिए आपको जागना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। एक छोटा सा प्रकरण जो है तो बहुत बड़ा, लेकिन यहां मैं उसे छोटा सा कह रहा हूं क्योंकि उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। अभी पिछले दिनों हमारी एक लड़की टीवी डिबेट में बैठकर थोड़ा बौखला गई, गुस्सा आ गया। नुपुर शर्मा, जानते हो नुपुर शर्मा को? जानते हो नुपुर शर्मा को? अच्छा, नुपुर शर्मा ने जो कहा था वो सच कहा था कि झूठ कहा था? देखो ये रिकॉर्ड हो रहा है यहां, है ना? ये रिकॉर्ड हो रहा है और कल यूट्यूब पर पड़ेगा, हो सकता है कार्रवाई हो। डरोगे तो नहीं? बोलो नुपुर शर्मा के साथ हो नुपुर शर्मा के। ये घुमाना तो नुपुर शर्मा के साथ हो, हाथ उठाओ। साथ हो, मेरी ओर करो, यही करो हर्षित। नुपुर शर्मा ने जो कहा वो अक्षरशः सच है। किताबें उठाकर बैठो अपनी, और कोई विशेष बात नहीं। वहां बार बार बैठकर शिवलिंग को गाली दी जा रही थी। इस बात पर लड़की को आवेश आ गया और उसने कह दिया, मैं कहता हूं वो छतरानी, ओ मर्दानी नुपुर शर्मा, बड़े संगठनों ने तुझसे पल्ला छुड़ा लिया है, बड़े लोग तुझे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन हम तेरे साथ खड़े हैं, हम तेरे साथ हैं, हम तुझे छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। यह हो सकता है कि हम तुझे ना बचा पाएं। यहां शब्द देता हूं अपने, रिकॉर्ड हो रहा है, मैं शब्द देता हूं अपने कि हो सकता है कि योगेश भारद्वाज तेरी आंच लाज न बचा पाए, यह हो सकता है कि योगेश तुझे न बचा पाए, लेकिन यह निश्चय देता हूं, यह प्रण देता हूं तुझे कि मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा और तेरी आन पर आंच आने से पहले मेरी गर्दन उड़ेगी, उससे पहले तुझे कोई छू नहीं पाएगा। डर मत के तू अकेली है, तू जहां है अगर तुझ तक मेरी आवाज जाती है, डर मत के तू अकेली है। आज भी तेरे साथ मैं हूं और मैं अकेला नहीं, मेरे साथ लाखों लड़के खड़े हैं। बोलो हो कि नहीं हो? बोलो हो कि नहीं हो? जय श्री राम, जय श्री राम, शिवाजी महाराज की, महाराज शिवाजी की। पक्का हम उस लड़की के साथ खड़े हैं। और याद रखना, यह अवधारणा अपने मन में रखो कि यह राष्ट्र हमारा है। यह मन में रखो कि इस राष्ट्र के इन 4 घटकों की रक्षा मुझे करनी है। याद रखो कि यदि मैंने इस राष्ट्र की रक्षा नहीं की तो कोई इस राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता। मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी, एक चेन होती है, चेन, वो चेन उतनी कमजोर होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी होती है। जब चेन को खींचा जाता है वो कहां से टूटती है? जहां उसकी सबसे कमजोर कड़ी हो। देखो, राजनीतिक पार्टियों की कुछ कूटनीतियां हो सकती हैं, उनके कुछ कूटनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं, हम उन कूटनीतिक उद्देश्यों के भी साथ हैं, हम विरोध में नहीं हैं, हम उन कूटनीतिक उद्देश्यों के साथ हैं। आपको किसी माओवादी नैरेशन में नहीं फंसना है। कोई नैरेटिव खड़ा कर दे और उस नैरेटिव में बहकर आप नुपुर शर्मा का पक्ष लेते लेते किसी एक विचारधारा के विरोधी हो जाएं, यह गलत होगा, यह गलत होगा।
आपको उस विचारधारा का विरोध नहीं हो जाना है, बल्कि उस विचारधारा को यह बताना है कि आज से 80 साल पहले कांग्रेस एक हिंदू पार्टी हुआ करती थी और मुस्लिम लीग एक मुस्लिम पार्टी हुआ करती थी, और धीरे धीरे चरित्र परिवर्तन करके कांग्रेस कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा चरित्र बदल जाए। इसलिए हम तुम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और नजर रखेंगे, साथ देंगे, तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन इस बात का पक्का नजर रखेंगे, इस बात का पक्का निर्णय करेंगे कि तुम्हारे चरित्र में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा। यह देश बिना मुसलमानों के पहले भी पूरा था, आज भी पूरा है और आगे भी पूरा होगा। जो कहता है कि हिंदुत्व बिना मुसलमानों के पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, उन्हें पढ़ने की जरूरत है, उन्हें इतिहास अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, उन्हें सोशल साइंस पढ़ने की जरूरत है, उन्हें विचारधाराएं पढ़ने की जरूरत है, उन्हें दर्शन पढ़ने की जरूरत है। याद रखना, व्यक्ति कोई मुसलमान या हिंदू पैदा नहीं होता, सब मनुष्य ही पैदा होते हैं, लेकिन एक मनुष्य को मुसलमान उसका विचार बनाता है, एक मनुष्य को हिंदू उसका विचार बनाता है, एक मनुष्य को ईसाई उसका विचार बनाता है, सिख उसका विचार बनाता है। व्यक्ति तो सामान्य मनुष्य पैदा होता है, लेकिन उस सामान्य मनुष्य को यदि कोई मुसलमान बनाता है तो वो विचार बनाता है। विचार इतना मजबूत होता है कि विचार व्यक्ति को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देता है, और विचार इतना मजबूत होता है कि वो व्यक्ति को दूसरे की हत्या करने के लिए मजबूर कर देता है। इन विचारों को किताबों में लिखकर बालकों को पढ़ाया जाता है, उन्हें कहा जाता है जो तुम्हारे मत को न माने वो काफिर, और काफिरों को जहां पाओ वहीं उनका कत्ल कर दो, उनकी हत्याएं कर दो। और जब ये विचार उसके मन में चला जाता है तब वो बन जाता है क्या बन जाता है? फिर वो जिहादी बन जाता है, आतंकवादी बन जाता है। इसलिए मित्रों, बंधुओं, डटकर कहो कि हां मैं शिवाजी सैनिक हूं, लेकिन शिवाजी सैनिक होने का मतलब है अपने कांधे पर एक उत्तरदायित्व ओढ़ना। जब तक अपने कांधे पर वो उत्तरदायित्व नहीं ओढ़ोगे तब तक शिवाजी सैनिक नहीं बनोगे। याद रखो, शिवाजी महाराज की एक छोटी सी कहानी जो आपने खूब सुनी है, यह आखिरी कहानी है, पटाक्षेप करता हूं अपनी बात का। 11 साल का शिवाजी महाराज अभी समर्थ गुरु रामदास के पास नहीं गया पढ़ने के लिए गुरुकुल में, अभी इसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ। बालकों के साथ गेंद खेलकर घर वापस आया, और घर वापस आकर मां से बोला कि मां भूख लगी है। मां ने कहा बेटा बहुत दिन हो गए खामखा रोटी खाते खाते, अब यूं ही रोटी नहीं मिलेगी। शिवाजी ने कहा फिर रोटी कैसे मिलेगी मां, भूख तो बहुत लगी है। बोले सामने देख, वो ऊंची चोटी दिखती है? उसने कहा हाँ दिखती है। उस ऊंची चोटी पर एक किला दिखता है? उसने कहा हाँ मां दिखता है। बोले तो आज रोटी तब मिलेगी बेटा जब इस किले को फतेह करके आएगा। लोग कहते हैं पन्नाधाय ने अपने बच्चे की ओर उंगली कर दी, और उंगली करके उसे हत्यारे ने हत्या कर दी, वो मर गया। और लोग पन्नाधाय को कहते हैं कि पन्नाधाय एक पाषाण हृदय मां थी, देखो पाषाण हृदय मां कैसी होती है। अरे वहां तो मारने के लिए हत्यारा मौजूद था, तलवार मौजूद थी, लेकिन यहां तो ना हत्यारा मौजूद है ना तलवार मौजूद है। मां खुद अपने बालक से कह रही है कि जा बेटा सामने मौत नाच रही है, उस मौत के मुंह में कूद जा। शिवाजी महाराज ऐसा मां भक्त था कि उठा, अच्छा मां रोटी नहीं मिलेगी बिना किला फतेह किए? कहा नहीं मिलेगी। उठा, कटार उठाई और जाकर अपने मित्रों से कहा चलो सामने वाला किला जीतेंगे। मित्रों ने कहा पागल है हम, नन्हे बालक है, हम किला जीतेंगे? उसने कहा देखो भैया किला तो जीतना पड़ेगा, तुम मेरा साथ दो ना छो, मुझे भूख लगी है। और मां ने कहा है कि रोटी बिना किला जीते नहीं मिलेगी। बालक ने उनसे अनुनय विनय की, बालकों ने उसकी मजाक ली, कहा बावला हो गया है, बेवकूफ हो गया है। वो नहीं माना तो कुछ बड़े सिपसलारों के पास गया, कहा मेरी मां ने मुझे कहा है कि वो किला जीतना है, और अब मेरे लिए रोटी खाना मुख्य नहीं रह गया, मां की आज्ञा का पालन करना मुख्य रह गया है। ये बालक सिपसलारों के पास गया, हाथ जोड़े पांव पकड़े और 70-80 सिपसलार इकट्ठे कर दिए। 11 साल के बच्चे ने 70-80 इकट्ठे करके रात में हमला बोल दिया। 3:30 बजे तक किला फतेह करके मां के पैर छू कर कहा रोटी दे किला फतेह कर आया हूं। सबसे पहला काम ये करो, हर आदमी अपने साथ ये 70-80 सिपसलार जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते? यहां तुम लगभग 300-350 की संख्या में बैठे हो, अगर एक व्यक्ति 70-80 जोड़ने जाए तो जोड़ पाओगे कि नहीं जोड़ पाओगे? मैंने जब यहां काम करना शुरू किया था ना इस चरथावल में, जो चरथावल के नहीं है उन्हें बता रहा हूं, फिर बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई कि मैं किसी एक पार्टी का जाकर नरेंद्र मोदी हो गया।
मैं एक बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, तो फिर वहां से वापसी हुई। क्या होता है कि बिना पंखों के यदि आदमी उड़े तो ज्यादा नहीं उड़ पाता, गिर जाता है, चोट बहुत लगती है। चोट लगी तो उसके बाद इलाज होने में थोड़ा टाइम लगा। वो गीत आता ना, याद करो पवन पुत अपना बालपन, तो याद करो कि तुम क्या कर सकते हो, कितना सामर्थ्य तुम में। एक एक व्यक्ति 70-70 का लक्ष्य बनाओ, जहां रहते हो वहां 70 लोग जोड़ो, और 70 लोगों को जोड़कर इस छत्रपति शिवाजी सेना को सामाजिक संगठन नहीं, वास्तविक सेना बनाओ, वास्तविक सेना। मैं 2 बिंदुओं पर काम कर रहा हूं। मैंने आप लोगों की बात कर दी और अपनी बात करना चाहता हूं। मैं ज्यादा समय तो नहीं ले रहा, ले लूं, थोड़ा सा समय लूंगा। मैं 2 बिंदुओं पर इससे समय काम कर रहा हूं। 17 प्रदेशों में इकाइयां गठित कर चुका हूं। बाहर 11 प्रदेशों से लोग, बाहर 11 देशों से अब्रोड, नॉर्वे, यूके, यूएस, मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। आर्ष विद्याकुलम के नाम से मैं काम कर रहा हूं। आर्ष विद्याकुलम के नाम से मैं 2 चीजों पर काम कर रहा हूं, एक तो शिक्षा और एक सुरक्षा। शिक्षा पर क्या काम कर रहा हूं वो आपको बताता हूं। शिक्षा पर मैं ये काम कर रहा हूं कि इस देश के पूरे देश की शिक्षा एक हो। एक मतलब इनमें एक बोर्ड लागू, एक बोर्ड, जैसे हमारा यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, हजारों बोर्ड हैं। ये सारे बोर्ड डेमोलिश हो और इनके स्थान पर एक बोर्ड हो, पूरे देश में एक जैसी पढ़ाई हो, कहीं अलग नहीं, छत्तीसगढ़ अलग नहीं और दिल्ली अलग नहीं। इतना ही नहीं, मैं चाहता हूं ये बोर्ड एक होकर, पढ़ाई एक होकर, ये सारे स्कूल, जितने मदरसे हैं, जितने स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल, सरकारी स्कूल, पब्लिक स्कूल, सारे एक झटके से बंद हो और इन स्कूलों के स्थान पर एक नई स्कूल व्यवस्था खड़ी हो जिन्हें बोर्डिंग स्कूल के नाम से जाना जाता है। और जितने बच्चे हैं पूरे देश के, पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक इस देश में 19 करोड़ छात्र पढ़ते हैं। ये 19 के 19 करोड़ छात्र इन बोर्डिंग स्कूलों में जाएं और बोर्डिंग स्कूलों में जाकर पढ़ें। इनका सारा खर्च सरकार वहन करे, सारा खर्च। एक पैसा भी माता पिता का खर्च नहीं होगा, ना ड्रेस में, ना खाने में, ना पीने में, ना किताब में, ना जीने में, ना रोने में, ना धोने में, ना खेलने में, ना कूदने में, किसी चीज में नहीं। टॉफी से लेकर प्लेन तक का सारा खर्च गवर्नमेंट उठाए, बोर्डिंग स्कूल व्यवस्था हो। लोग कहते हैं क्या बात कर रहे हो, इतना खर्च कहां से आएगा, इतना पैसा कहां से आएगा? तो उसका उदाहरण मैं देता हूं कहां से आएगा भाई। इस देश में 4000 विधानसभाएं मोटा मोटी हैं, 4100 कुछ, लेकिन 4000 विधानसभाएं मोटा मोटी मान लो। एक विधानसभा में, मैं छोटा था तो जेएनवी में पढ़ता था, जवाहर नवोदय विद्यालय, बोर्डिंग स्कूल होते हैं ये। मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। एक बोर्डिंग स्कूल बनाने में आज की तारीख में 20 करोड़ रुपए का खर्च है। 20 करोड़ को 4000 से गुना करूं तो 80,000 करोड़ रुपए का खर्च होता है। आपको लगता है 80,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे एक विधानसभा में एक गुरुकुल, माफ कीजिए, बोर्डिंग स्कूल खड़ा करने के लिए? तो ये 80,000 करोड़ वहां से आएंगे जहां कॉमनवेल्थ घोटाले के लिए आए थे। कॉमनवेल्थ घोटाले की टोटल औकात कितनी है? 80,000 करोड़ रुपए। क्या 80,000 करोड़ रुपए जो घोटाले में लिए जा सकते हैं वो शिक्षा पर खर्च नहीं किए जा सकते? बोलो। उत्तर प्रदेश का सालाना बजट 8 लाख करोड़ रुपए का है। भारत का पिछले साल का बजट 28 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि खर्च हुए 34 लाख करोड़ रुपए। क्या 34 लाख करोड़ रुपए में से 4 लाख करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च नहीं किए जा सकते? और इस शिक्षा में 2 चीजें अनिवार्य रूप से लागू हो। एक तो 12वीं तक संस्कृत व्याकरण निश्चित रूप से पढ़ाई जाए, और दूसरा 12वीं कक्षा तक सैनिक शिक्षा लागू हो। हर बालक को सैनिक, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सैनिक शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू हो। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, कई देशों ने कर रखा है। जो लोग ये कहते हैं ये हो नहीं सकता, मैं शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं, डिबेट में बुलाता हूं, खुले मंचों पर डिबेट में बुलाता हूं कि आओ मैं बैठकर बात करने के लिए तैयार हूं, मुझे गलत साबित करो, गलत साबित करो कि यह हो नहीं सकता इस देश में। दूसरा काम, इस देश की आबादी है 150 करोड़, लेकिन इस 150 करोड़ की आबादी में सैनिक केवल उपस्थित हैं 30 लाख। 30 लाख लोग 150 करोड़ की सुरक्षा कर लेंगे? कर लेंगे? यूक्रेन पर हमला किया रशिया ने, रशिया के अंदर 30% लोग, माफ करना, यूक्रेन के अंदर रशिया की 30% आबादी रहती थी। जब रशिया ने हमला किया तो रशिया के सैनिकों को अंदर घुसने के लिए रास्ता किसने दिया होगा? बोलो। इन्होंने ही दिया होगा। और जब अंदर चले गए होंगे तो उनका सहयोग भी किसने किया होगा? इन्होंने। बंकर दिए होंगे, घर दिए होंगे, सामान दिया होगा, रास्ते बताए होंगे। बोलो, बताए होंगे कि नहीं? हमारे देश में ऐसे गद्दार रहते हैं आज 35 से 40 करोड़। किन की बात कर रहा हूं? नाम लो भाई। हैं? इस देश में 35 से 40 करोड़ ओवैसी रहते हैं।
जो इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। अगर कल चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर हमला बोल दिया, ये 40 करोड़ क्या करेंगे? हमारा साथ देंगे क्या उनका? तब 30 लाख लोग पर्याप्त होंगे देश की रक्षा करने के लिए? अनुमान करो तो 10 करोड़ लोगों से कम सेना कम है। हमें चाहिए 10 करोड़ लोगों की सेना। कहां से आएगी 10 करोड़ की सेना? लोग कहते हैं बजट कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा? मैं दूंगा, मुझसे लो पैसा, सारा पैसा मैं दूंगा। अब कहेंगे गरीब भूखा ब्राह्मण, खुद का गुरुकुल नहीं चलता है, ये पैसा देगा। पहले भी दिया है भैया मैंने, 2300 साल पहले जब इस देश में घनानंद राज करता था और विदेश से आकर एक विदेशी आक्रांता ने हमला किया था, तब भी सारा पैसा हमने ही दिया था, तब भी इन लंगोटी वालों ने ही सारा पैसा दिया था। आज भी मैं देने घोषणा करता हूं, मैं बताता हूं कहां से आएगी ये 10 करोड़ की सेना। हमारे यहां आर्मी सुनी है आपने? आर्मी, एयरफोर्स सुनी है, नेवी सुनी है, टेरिटोरियल आर्मी सुनी है किसी ने? सुनी है? क्या होती है टेरिटोरियल आर्मी? टेरिटोरियल आर्मी होती है अवैतनिक सेना। यह सेना में पदाधिकारी होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अध्यापक हूं, चेयरमैन साहब अपना व्यापार चलाते हैं, तो चेयरमैन साहब अपना व्यापार चलाएंगे, मैं अपनी अध्यापक का काम करूंगा, लेकिन साल में 1 महीना, 12 महीनों में से केवल 1 महीना मैं नजदीक की छावनी में जाकर सेना का ट्रेनिंग लूंगा, बाकी अपना काम करेंगे। वेतन कभी नहीं लेते हम सरकार से, और सरकार के लिए उपस्थित हैं। जिस दिन देश को जरूरत पड़ेगी, ये 10 करोड़ चाहे देश के भीतर सिविल वार हो और चाहे बॉर्डर से हमला हो, दोनों स्थितियों में देश की रक्षा के लिए खड़े होंगे। हम यूक्रेन की तरह पिटेंगे नहीं अगर हमने इस चीज की तैयारी आज से की। जो लोग प्यास लगने पर कुआं खोदने की सोचते हैं, वो हमेशा प्यासे मर जाते हैं। इसलिए कोशिश करो कि प्यास लगने से पहले तुम्हारे पास पानी हो। इन दोनों चीजों पर काम करो। इन दोनों चीजों पर मैं काम कर रहा हूं। शिवाजी सेना समाज के भीतर काम कर रही है। मैं शिवाजी सेना से कहता हूं कि 2 बातें आपको देकर जा रहा हूं। समाज के भीतर बात करने की बातें हैं। अपने साथ कम से कम एक व्यक्ति, बस 70 लोगों को जोड़ो, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। वो कहते ना, वो क्या नाम था उनका, गुरु गोविंद जी महाराज। गुरु गोविंद जी ने कहा 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। ये आवेश में कह देने वाली बात है, लेकिन वास्तविकता अगर 20 कुत्ते तुम्हें घेर लेंगे तो उन कुत्तों से बचना आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। तो उन 20 का मुकाबला करने के लिए कम से कम 5 ट्रेंड तो हो, तैयार तो करो, तैयारी तो हो। तुम्हारे घरों में तो नाखून काटने का चाकू नहीं है। 2013 के दंगे में AK-47 बरामद हुई थी मुजफ्फरनगर से, दुनिया की किसी फैक्ट्री में नहीं बनी थी। ये अब घरों में देशी कट्टे नहीं बनाते, AK-47 बनाते, AK-47। तुम्हारे घरों में नाखून काटने का चाकू नहीं है। इसीलिए इसी टेरिटोरियल आर्मी की मांग करते हुए मैं सरकार से एक और मांग करता हूं कि सरकार हथियार को लाइसेंस फ्री करे, हथियार को लाइसेंस फ्री करे। अरे हाथ में मोबाइल दे रखा है जिसमें 100% अश्लीलता है, इस पर तो कोई लाइसेंस नहीं है। और मेरी बेटी जो दिल्ली पढ़ने गई है, उसे अपनी सुरक्षा के लिए कोई हथियार मौजूद नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, परमात्मा ने गाय के सिर पर 2 सींग दिए हैं, हां के ना? किस लिए दिए? कितना दूध देती है? इन सींगों से गाय कितना दूध देती है? किस लिए दिए हैं सींग? गाय जैसे सीधे उदार मीठे पशु को परमात्मा ने क्या दिया है? सींग। किस लिए दिए हैं? चींटी देखिए, चींटी दबाव दो तो क्या करती है? काटती है। क्या दिया परमात्मा ने उसे? डंक, दंश दिया है कि नहीं दिया? किस लिए दिया? सुरक्षा के लिए। मेरी बेटी के पास भी सुरक्षा का मौलिक अधिकार होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? अगर चींटी के पास है, गाय के पास है, तो क्या मेरी बेटी गाय और चींटी से भी गई गुजरी है? हमारी हर लड़की के पास सुरक्षा का मौलिक अधिकार होना चाहिए। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि स्कूलों में सैनिक शिक्षा को लागू करो और हथियार को लाइसेंस फ्री करो, लाइसेंस फ्री करो। शिवाजी सेना से आग्रह करता हूं, ये आप लोगों को एक मशविरा देकर जाता हूं, एक सलाह देता हूं, आप लोगों को चेताता हूं कि उठो, लड़ो अपने समाज के लिए, संघर्ष करो। यही समय है। अगर आज नहीं जागे तो 30 साल के अंदर इस देश के भीतर सिविल वार खड़ा है। जो नुपुर शर्मा की हालत हुई है, यह हम में से हर एक की होगी, हर एक की होगी। इसलिए अपनी जान बचाओ, अपने समाज की जान बचाओ, अपने देश की जान बचाओ। नहीं बचाई तो याद रखो, दुनिया में मुसलमानों के 50 से ज्यादा देश हैं, ईसाइयों के 100 से ज्यादा देश हैं, हिंदुओं के एक है। अगर यह भी छीन लिया तो क्या होगा? मैंने बहुत बार कहा है, तुम्हें याद होगा, अगर यह भी छीन लिया गया तो कौन सी जगह बचती है? जाओ डूब मरो हिंद महासागर में, दूसरा कोई उपाय तुम्हारे पास
नहीं, बहुत धैर्य से आप लोगों ने सुना, लेकिन जो सुना है इसे अग्नि बनाकर हृदय में रखना, और आज यहां से निकल कर जाओ तो यह लक्ष्य लेकर चलना कि मुझे 70 का निर्माण करना है, 70 शिवाजी सैनिक मेरे साथ होने ही चाहिए, यह सोच कर जाना। बहुत धन्यवाद, प्रणाम।